बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानज़ीर। आपको स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहते हैं जी। नाज़रीन, कल से पीएसएल का आगाज़ होगा, जो रिज्यूम होगा प्रॉब्ली, और जो मैचेस हैं, जो रिमेनिंग 8 मैचेस रह गए हैं, वो कल से स्टार्ट होंगे। उसका मोमेंटम बन रहा है, उसके हवाले से चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, और जो कोशिश की जा रही है पीसीबी और फ्रेंचाइज ओनर की, किसी तरह जो फ़ॉरेन प्लेयर हर टीम ने अपनी टीम में इंडक्ट करने हैं, उसको पूरा किया जा रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का तो प्रॉब्ली कल हमने देखा कि उनके 5 प्लेयर जो हैं उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, बट बाकी जो टीम्स हैं वो इसके लिए भी कोशिश कर रही हैं, और मोस्ट लाइकली कहा जा रहा है कि आज वो कंप्लीशन हो जाएगी। इस पर भी बात करेंगे, और टॉप 5 बैटर और जो बॉलर हैं पीएसएल के, उस हवाले से डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के लिए जी हमारे साथ शो में मौजूद है वन एंड ओनली उमर अकमल। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, जुम्मा मुबारक जी आपको। सर आपको भी और देखने वालों को भी जुम्मा मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। उमर भाई, अगर हम डिस्कशन करते हैं आज, कल जिस तरह हमने तमाम टीमों की बात की, उसकी कम्बिनेशन के हवाले से बात की, आज कोशिश करते हैं कि हम बैटर और बॉलर के हवाले से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अभी चार्ट भी दिखाते हैं। मोहम्मद रिजवान टॉप पे हैं, और एक बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था इनके ऊपर, जो इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया कि कप्तानी भी थी। T20 क्रिकेट में से लगता ये है कि उनसे कप्तानी ले ली गई है अब, और शायद परमानेंट ले ली गई है, और टीम में अब जगह भी नहीं उनकी बन पा रही। तो उन्होंने कुछ प्रूव करना था, पॉइंट कुछ डिफरेंट करना था कि नहीं, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार हूँ, मैं दोबारा इस तरह खेल सकता हूँ जैसे दुनिया खेल रही है। बट हमने देखा कि काफ़ी अप्रोच नेगेटिव रही, सेल्फिश भी समहाउ कह सकते हैं कि आप नंबर 1 पे हैं, टीम आपकी सबसे बॉटम पे है, सिर्फ एक मैच जीत पाए। तो क्या कहेंगे उनकी परफॉर्मेंस? देखिए, पहली बात तो ये है कि एज ए प्लेयर आपको इम्पैक्ट ऐसा करना चाहिए अपना कि लीड ऑफ द फ्रंट आना चाहिए कि अगर आप स्कोर नहीं भी कर रहे तो आप अपने ड्रेसिंग रूम में इस तरह का मैसेज कन्वे करें कि भाई जो कुछ मर्जी है, ये विकेट बहुत आसान है, हमने इसको इस टीम के अगेंस्ट हमने इतना टोटल करना है। अगर आप उसमें अपना स्ट्राइक रेट अपना इम्प्रूव करते हैं, जैसा कि आपने बोला है कि यार इसको बताना पड़ेगा कि भाई मैं दोबारा T20 में मैंने जगह बनानी है। वो जगह ऐसे नहीं बनेगी कि भाई आप अपना टॉप स्कोर पे बैठे हुए हैं और आपकी टीम बॉटम पे बैठी हुई है। तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर आप अपना स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करें, और आप अगर अपना स्ट्राइक रेट अगर आपने इम्प्रूव किया होता, या 150 प्लस अगर आपने रखा होता अपना स्ट्राइक रेट, और आप टॉप पे होते, अगर आपकी टीम अगले राउंड में ना जाती, तो तब सिलेक्टर सोच सकते थे कि भाई नहीं भाई, रिजवान ने कोशिश की है, अब रिजवान 11 के 11 रिजवान तो नहीं बन सकते, एक ही रिजवान है। अब रिजवान ने कोशिश की है लेकिन वो नहीं डिलीवर हुआ। जो यही मेरा क्वेश्चन था, आपके ख्याल में वो कोशिश नजर आई? जिस तरह हमने बात की थी साउथकील की परफॉर्मेंस, इनकी परफॉर्मेंस, वो जो इम्पैक्ट क्रिएट करने की बात होती है, आपको लगता है कि वो था इनकी इनिंग्स के अंदर? नहीं, अभी तक मैंने जितनी इनिंग्सें इसकी देखी थी रिजवान की, मुझे इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। ठीक है, जब वो थोड़ा सा सेटल होते थे, अपना स्कोर थोड़ा सा करते थे, उसके बाद वो थोड़ा सा चार्ज करना शुरू कर देते थे। लेकिन बेटर ये होता कि अगर वो सर्कल थोड़ा सा अच्छा खेलते, अगर कुछ मैचों में उन्होंने जल्दी की है तो उसमें आउट हुए हैं। वो किस वजह से आउट हुए हैं कि आप ये देखें कि वो अपने आगे वाले बॉल को क्रॉस मारे हैं। देखें, क्रिकेट है, क्रिकेट में नए बॉल पे क्रॉस लगना बहुत मुश्किल है। अगर वो उसी बॉल को स्ट्रेट खेलते तो उनके लिए ज्यादा आसानी होनी थी, और उन्होंने अपने शॉट और ज्यादा डेवलप करने थे। अच्छा, ये अगर हम डिस्कशन जैसे कर रहे हैं तो रिजवान के ऊपर हमने बात की, शौकील के वाले से बात की, अभी तो हम स्पेसिफिकली टॉप 5 बैटर की बात करें। बट आपको एक ख्याल में ये जो एज ए प्लेयर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप टीम से बाहर होते हैं, कुछ होते तो आप कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करते हैं ताकि मैं दुनिया को मैसेज दूँ। तो ये आपको लगा नहीं कि ये तो उल्टा नेगेटिव में चला गया? चाहे हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अभी भी यही कहा जा रहा है कि बांग्लादेश सीरीज़ में उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, और सलमान लियाग के साथ स्टिक करेंगे एज ए कैप्टन भी। अब वो एज ए प्लेयर भी जगह नहीं बन पा रही। तो आपके ख्याल में ये क्या माइंडसेट होना चाहिए अब कैरियर की स्टेज के अंदर आके, जब आपने इतना कुछ दे दिया हो, परफॉर्म कर चुका हो, बट फिर भी आप वो ना कर पा रहे हो? देखिए, परफॉर्म उसने किया है, नो डाउट। आप वही बात आ जाती है कि बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म नहीं हुआ। A B C D, इवन आप ये समझ लें कि A टीमों के खिलाफ इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, इन्होंने किया है B C D के खिलाफ। अगर ये A टीमों के खिलाफ परफॉर्म करते ना, तो तब इनकी क्रिकेट वहीं पे पता चल जानी थी। आप ये देखें कि जब भी पाकिस्तान का किसी भी टीम ने टूर किया तो उनकी पूरी साइड नहीं आई जी। उनके तकरीबन 6 से 7 प्लेयर जो मेन प्लेयर होते थे वो नहीं आते थे,
वो फिर भी जो उनकी बीसी टीम आती थी वो टफ टाइम देती थी इनको, उनके खिलाफ ये स्कोर करते थे, ठीक है। और ज्यादा खेले भी इधर होम ग्राउंड में, ज्यादा खेले भी होम करता है कि भाई आप किस टीम के खिलाफ खेल रहे हो। नो डाउट कंट्री के खिलाफ तो आप खेल रहे हो, लेकिन आप उन प्लेयर्स या उन बॉलर्स के अगेंस्ट खेले हुए हो जो टॉप रैंकिंग में है, जो उस टीम के मेन बॉलर हैं। पहली बात यह है, अगर वो नहीं थे तो आपको, जो आपने क्रिकेट खेली है अपनी इंटरनेशनल, आपने अपना इम्पैक्ट ऐसे ही रखना चाहिए था आपको कि भाई आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अपने फैंस को और उस टीम को ये इस तरह का मैसेज देते कि भाई हमने क्रिकेट अपनी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर ली है जी, ठीक है, हमने अपना स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है। हम अब जो भी बॉलर आएगा हमारे सामने, हमने उसको इसी तरह ही खेलना है और इसी तरह के स्ट्राइक रेट से खेलना है, तो तब ही इंसान का पता चलता है, तभी प्लेयर का पता चलता है। खासतौर पे उमर भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डबल हो जाती है जब आप अपनी फ्रेंचाइज के कप्तान हैं, फिर आपकी टीमें जो है बाकी जो है, या आप पाकिस्तान को भी नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए कैप्टन, और फिर आप इस तरह खेलेंगे तो ऑब्वियसली फर्क आएगा। जी उमर भाई, सेकंड नंबर पे जो प्लेयर हैं वो सबज़्यादा फरहान है, उनके 321 रन है 9 मैचेस में, एक सेंचुरी और एक उन्होंने 50 बनाई है। ये एक ऐसा प्लेयर लग रहा था हमें शुरू में, और ख़ास तौर पे जिस तरह इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया कि एक मंथ के स्पैन के अंदर ऑलमोस्ट 400 इन्होंने बनाए, तो इनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? बट अभी लास्ट 3-4 मैचेस इनके अच्छे नहीं गए, बट उसमें भी ये इंटेंट शो कर रहे हैं कि मैंने उसी तरह अपने माइंडसेट को क्लियर रखा हुआ है इन्होंने। देखिए, उसने अपनी टोटली गेम चेंज की और उसको उसके नंबर पे खिलाया जा रहा है, तो वो परफॉर्म कर रहा है और उसने जो माशाल्लाह रिकॉर्ड बनाया, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और जैसे आपको पता है कि मैंने भी आपको बोला था कि जैसे साहबजादा फरहान आए हैं और उसके बाद उन्होंने फिर पीएसएल में उसी फॉर्म को कंटिन्यू किया है, लेकिन क्या है कि उनके सामने जब बॉलर्स आए हैं जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है और जिनके साथ बॉलिंग कोच लगे हुए हैं, ठीक है, उन्होंने रीजन में सारा कुछ किया। उस वक्त रीजन के पास भी जो बॉलिंग कोच थे वो इतने एक्सपीरियंस नहीं रखते थे कि वो अपने बॉलर्स को बता सकें, या बॉलर उस वक्त रीजन के पास इस तरह के नहीं थे कि भाई हमने यहाँ पे बॉल करना है साहबजादा को। लेकिन क्या था कि उसने अपनी गेम चेंज की है, फिर उसके बाद पीएसएल में आके उसने जैसा अपना इंटेंट शो किया है, और फिर उसके बाद जैसा मैंने आपको बोला है कि भाई उसका वीक पॉइंट सबको पता चल गया है कि भाई इसको यहाँ पे बॉल करेंगे तो ये आउट होगा, चाहे वो शॉर्ट बॉल है, चाहे वो टाइट लाइन है ऑफ स्टंप के बाहर, वो कहाँ पे खेलता। अब ये देखें, उसके बाद उसकी उस तरह की इनिंग्स नहीं लगी, नो डाउट वो 25, 30, 35 तो कर रहा है, लेकिन अपना इंटेंट वही शो कर रहा है जिससे उसकी टीम को फायदा हो रहा है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इधर ये आता है कि हमने जो प्लेयर रखे हैं टीम में, अब आने हैं ओबियसली आगे तो पूरा साल है ही T20 क्रिकेट, एशिया कप भी T20 तर्ज पे होना है। अब 4-5 प्लेयर हमारे पास एज ए ओपनर आ चुके हैं। अब उसमें सबसे पहले देखें तो रिजवान तो चले अभी बाहर हो चुके हैं, हारिस उनकी जगह है, वो ओपनर है और टीम में भी उन्होंने एज ए ओपन काम खेले हैं। इसी तरह हसन नवाज ने भी पहले ओपन किया, बट अभी लीग के अंदर खेल रहे हैं। टीम में क्या कम्बिनेशन बनता है उनका, वो देखने वाली बात है। साहबजादा फरहान प्रॉपर ओपनर वो है, फिर इसी तरह फ़खर जमान ओपनर हैं, साइम अयूब ओपनर हैं। अगर बाबर को सेलेक्ट किया जाता है या नहीं किया जाता ये एक अलग डिबेट है, बट अगर होते हैं तो वो भी ओपनर है। तो ये जो इतने ज़्यादा 5-6 ओपनर की लॉट है, आपके ख्याल में जब सेलेक्ट होते हैं ये सारे, तो कौन से 2 लड़के आप समझते हैं जो टीम में एज ए ओपनर आएंगे? देखिए, आपने अभी तक जितने भी नाम लिए हैं वो पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, इंक्लूडिंग रिजवान, चाहे वो बी टीम है चाहे कुछ भी है। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने सेलेक्टरों से और जो टीम के कप्तान हैं कि वो उन मैक्सिमम 3 ओपनर्स को सिलेक्ट करें जो 2 अंदर खेलने हैं और एक स्टैंड बाई पे हो। ठीक है, एक स्टैंड बाई पे हो कि यार अगर 5 मैच हैं, जिसने 3 मैचों में जिसने नहीं कुछ किया या उसका समझ लें कि फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई, तो आप उसको, आपका कोई मेन प्लेयर है, आप उसको एक मैच बाहर बैठा के आप तीसरे ओपनर को अंदर भेजें। ठीक है, फिर अगर कुछ नहीं होता तो फिर आप उसको बाहर बैठा के अपने मेन ओपनर को अंदर भेजेंगे, उसका कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए। ऑटोमेटिक चॉइस कोई लगती है आपको? हाँ, देखिए, मैं आपको जो टेक्निकल बात करने लगा हूं ना, वो ये है कि प्लीज खुदा के लिए ये जो ओपनरों ने इतना परफॉर्म किया हुआ है, और दूसरा इन ओपनरों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपना कैरियर मत खराब कीजिएगा कि भाई हम टीम में आ जाएं, बस हमने मैच खेलने हैं। भाई ओपनरों ने ओपनर ही की जगह पे खेलना है और वो वहां पे ही परफॉर्म करते हैं।
चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, ये नहीं है कि भाई अगर ओपनर है तो पाकिस्तान टीम में जाके नंबर 4, नंबर 6, नंबर 5 पे खेलना शुरू कर दे। ऐसा प्लेयरों को भी नुकसान होगा। देखे ना कि मैं आपको वही बात बता रहा हूँ ना कि प्लेयरों को भी नुकसान होगा और पाकिस्तान टीम को भी नुकसान होगा। एंड ऑफ द डे वही आपकी मेरी बात कि भाई वो कहेंगे जी हम तो ओपनर थे, हमें नीचे खिलाया गया, हम क्या करें। तो भाई अगर आप ओपनर थे, जाहिर सी बात है हम भी क्रिकेट खेलने में सारा कुछ है, हमें एक दिन पहले बता दिया जाता है। नहीं तो जैसे ही वार्म अप शुरू होता है, सेम डे वार्म अप होता है शुरू, तो कप्तान कोच बता देता है कि भाई आपने इस नंबर पे खेलना है। नहीं आपको तो लगता है उमर भाई ये जो हसन नवाज को 5वां नंबर दे दिया गया है और मोहम्मद हारिस को 4था नंबर दे दिया गया है, कहीं ना कहीं इनको ये मैसेज दे दिया गया है कि आपने पाकिस्तान टीम में आके भी इस नंबर पे खेलना है, अगर आपने टीम में रहना है तो इसी वजह से फ्रेंचाइज भी उनको इसी नंबर पे खिला रही है। अगर उनको नंबर दे दिया गया है सबसे पहले, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये भी तो चाहिए ना कि उन्होंने अगर मैसेज दे दिया है तो फ्रेंचाइज उस पर अमल कर रही है। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरा ये सवाल है, वो कहते हैं कि जी हमें कुछ पता नहीं होता, ये फ्रेंचाइज खुद डिसीजन लेती है। हाँ तो कहते हैं खुद डिसीजन लेती है जी। तो फिर अब इस वक्त फ्रेंचाइज क्यों नहीं डिसीजन ले रही? ये भी एक सोचने वाली बात है कि भाई अगर आपने मैसेज नहीं कन्वे किया तो भाई फ्रेंचाइज क्यों कर रही है? नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मुझे तो लगता है शायद ये आपस में इनकी कम्युनिकेशन हो गई है और प्लेयरों को भी बता दिया गया है कि यार अभी क्योंकि आगे आपकी जो जगह क्रिकेट है, और क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि साइम अयूब और फ़खर को ये छेड़ेंगे, तो ये फिर यंगस्टर के साथ ही मुझे लग रहा है कि इनके नंबर ऑल्ट्रेशन की तरफ जाते हुए सर अगर आप इनके नंबर चेंज करेंगे ना तो क्रिकेट ऑलरेडी हमारी बहुत ज़्यादा पीछे चली गई हुई है, तो क्रिकेट और ज़्यादा पीछे जाएगी। जो बंदा जिस नंबर पे परफॉर्म करता हुआ आ रहा है डोमेस्टिक में, ये नहीं है कि अभी PSL में जिसने परफॉर्म किया तो वो बाजी उसी नंबर का प्लेयर बन गया है। एक हमारे यहाँ पे ट्रेंड बहुत, आई एम रियली सॉरी टू से, वो इस तरह का चल पड़ता है। कोई 2 मैचों में परफॉर्म कर दे ना तो वो पता क्या होता है कि बस जी हमें इंजमामुल हक मिल गया, हमें सईद अनवर मिल गया, हमें आमिर सुहेल मिल गया, हमें यूनुस खान मिल गया, हमें शाहिद अफरीदी मिल गया। भाई ये लेजेंड है, इन्होंने बड़ी सर्विस दी है पाकिस्तान को, इन्होंने बड़ा परफॉर्म किया है, इतने मैचेस 300 प्लस मैचेस खेल के, 80 90 टेस्ट मैच खेल के तब इनका ये नाम बना है। यार 2 इनिंग्सों पे आप इनको इनके साथ अटैच कर देते हैं, तो ये कहाँ का असूल है? मुझे आप खुद बताएं। आप भी आप प्लीज उनको उनकी क्रिकेट खेलने दें। जब पता इंसान का तब पता चलता है जब 50 प्लस वो वनडे खेलेगा और वो अपनी एवरेज को और अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करेगा, स्ट्राइक रेट को भी आज, और स्ट्राइक रेट को भी, और अपने रन्स को, अपने मैचों को कंटिन्यू करेगा, परफॉर्म करेगा, तो तब आप एक नंबर देते हैं कि यार नहीं इसमें वो झलक नजर आ रही है। ठीक है, मैं आपको जिंदा मिसाल देता हूं। मुझे कोई कहता था ना कि यार तुम्हारा विराट से मैच है, तुम्हारा तुम वो क्लास हो, तुम वो क्लास हो, तो मैं उन्हें कहता था कि नहीं भाई मैं सिर्फ उमर अकमल ही हूं, मुझे उमर अकमल ही रहने दो। वो नंबर 3 पे खेलता है, मैं नंबर 6 पे खेलता हूं, या तो उसको मेरे नंबर पे लेके आओ या तो उसको मेरे नंबर पे लेके आओ, या मुझे उसके नंबर पे कंटिन्यूस खिलाओ, तब आप दोनों का मैच करो ना तो समझ आती है। मैंने नंबर 6 पे मिल रहे हैं एवरेज। मैंने ये बताया, मैंने कहा देखे मैं जो नंबर 6 पे मैंने कितना परफॉर्म किया है, ठीक है, और मैंने कितने मैचेस जितवाए हैं, ठीक है। विराट को नंबर 6 पे खिला के इस तरह का परफॉर्म अगर विराट करता है तो तब आप हम दोनों का मैच करें एक दूसरे के साथ कि भाई तुम्हारे में वो टैलेंट है, तुम दोनों एक ही बैच पे आए हो, तुम दोनों ने एक ही तरह डेब्यू किया, आज वो कहाँ पे, आज कहाँ पे। भाई खुदा के लिए इस तरह की चीज़ें नहीं किया करें जो हमारा पाकिस्तान मीडिया भी करता है कि भाई उमर आया था, विराट आया था, आज विराट के कितने रन हैं, उमर का है, उमर का। ओ भाई खुदा का नाम है, अगर कंसीडर करना है तो फिर बाबर को और उसको करो ना कि भाई नंबर 3 पे, नंबर 3 के हैं जी, नंबर 3 के हैं, तब समझ आती है। बाबर को तो खैर कह रहे हैं। अच्छा बाबर का एक बात है कि 5 साल से ये डिबेट बहुत की गई कि रिजवान या बाबर में से किसी एक को नंबर, क्योंकि हम T20 के पैरामीटर में उसी डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसी पे हम रहे। T20 को ज़्यादा मैं बात कर रहा हूँ, एम्फोसाइज कर रहा हूँ। दोनों ने नंबर नहीं छोड़ा ओपनिंग का। अब ये कहा जाता था कि रिजवान के पास बड़ी शॉट्स नहीं है और रिजवान दायरे का यूज़ कर सकता है, बाबर क्योंकि पूरा बैट्समैन है, बाबर 3 पे आके खेल सकता है, बट बाबर ने भी नंबर नहीं छोड़ा। अब प्रेशर बिल्ड होता हुआ जब जल्मी की तरफ से भी उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, रन नहीं हुए, तो खुद उन्होंने 3 नंबर पे आने का डिसीजन लिया और समहाउ थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस आना हुई।
आप क्या समझते हैं कि अब बाबर का जो अभी करंट स्टेटस है टीम के अंदर भी या लीग के अंदर भी, यही बनता है कि बाबर 3 पे आए और टीम को एंकर भी करे और फिर एंड में फिनिश भी करे? देखिए, उसने 5 साल अपनी मर्जी की, ठीक है, और आपने उसको खुली छुट्टी दी कि भाई जो करना है करो। उसने अपनी मर्जी की और अब उसने इस तरह का परफॉर्म कर छोड़ा है कि आप उसको बाहर भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो माशाल्लाह पाकिस्तान का एक ब्रांड बन चुका हुआ है, ठीक है। अब आपने उसको कैसे चलाना है, अब आप पे डिपेंड करता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे डिपेंड करता है कि ठीक है यार, उस पर टफ टाइम आया है, आप खुदा के लिए आप उसको एक तरफ ऐसे उठा के साइड पे नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आप अपनी स्पॉन्सरशिप्स को भी खो देंगे, क्योंकि उसकी वजह से स्पॉन्सरशिप आती है। वो हो गया नसीम शाह, हो गया शहीन शाह, हो गया साइम अयूब, हो गया फिर रिजवान, हो गया। इनकी वजह से स्पॉन्सरशिप्स आती हैं। स्पॉन्सरशिप ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है या टीम परफॉर्मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है? देखिए, अभी अगर क्रिकेट बोर्ड को पैसों की जरूरत है तो किन की वजह से आती है? प्लेयरों की वजह से आती है। तो भाई आपने इनको कैसे चलाना है, मैं इसी चीज पे आ रहा हूं कि आप ये देखें कि भाई आप इस पे टफ टाइम है, आप इसको साइड पे नहीं कर सकते। अब आप इसको एक सीरीज खिलाएं, नहीं कुछ हो रहा, क्योंकि बाबर उस तरह का परफॉर्म नहीं कर रहा कि भाई हर दूसरे मैच में 100 कर रहा है या हर दूसरे मैच में 70-80 कर रहा है। हमें ये लग रहा है कि नहीं यार, क्योंकि बेसिकली उसने इतना परफॉर्म कर दिया हुआ है कि भाई हर दूसरे मैच में वो 100 करता था, हर तीसरे मैच में वो 100 करता था। हम कहते थे कि नहीं भाई बाबर संभाल लेगा। अब उस पर टफ टाइम आया ना, वो कर रहा है स्कोर, वो 40, 50, 60 कर रहा है। वो हमारी नजर में वो भी बहुत अच्छा स्कोर है, अपनी एवरेज वो नीचे नहीं आने दे रहा जो उसकी एवरेज है। हाँ, स्ट्राइक रेट आप कह सकते हैं थोड़ा सा नीचे है, लेकिन क्या है, एक सीरीज खिलाएं, ठीक है भाई, आ जाए वापिस आप, ठीक है, एक सीरीज आप इसको बिठाएं, ट्रेनिंग करवाएं, प्रैक्टिस करवाएं, उसके बाद फिर आप उसको दूसरी सीरीज खिलाएं, उसमें परफॉर्म कर रहा है। अगर 5 मैचों की सीरीज है, 3-4 मैचों में परफॉर्म कर रहा है, 3-4 50 कर रहा है, ठीक है जी, कोई मसला नहीं, आ जाए, ठीक है। जिस तरह विराट को उनके इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कैरी किया था, MS धोनी ने उसको जैसे कैरी किया था कि भाई उससे इस तरह फायदा लिया था उन्होंने। अब आपने बाबर को कैसे चलाना है? हाँ, जब बाबर दोबारा फॉर्म में आएगा, जब दोबारा फॉर्म में आएगा तो फिर भी आपने ही बाबर को चलाना है। जो आपने उसको पावर ऑफ टर्नी देनी थी, आप दे के आपने उससे ले भी ली है। नहीं, मेरा ख्याल है इसमें 2 चीज़ें उम्र भी बड़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं। एक तो जो लोग ये बात करते रहे बाबर टीम में जगह नहीं बनती, वो भी एक मेरा ख्याल है मजाक ही है कि इतना बड़ा प्लेयर उसकी आप टीम से बाहर नहीं कर सकते। दूसरा, रोल को उसके डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है कि बाबर को अगर कहेंगे कि वो डेविड वार्नर की तरह खेलना चाहे तो वो नहीं खेल सकता। तो आपने क्या करना है कि उसके इर्द गिर्द लड़के ऐसे रखने हैं जो, जिस तरह जो रूट की मिसाल लेते हैं या आप स्टीवन स्मिथ की बात करते हैं, तो वो वाला रोल इनको बना के देना है। तो ये मेरा ख्याल है बाबर को भी रियलाइज़ करना चाहिए कि मैंने ऐसे क्रिकेट खेलनी और टीम को भी देखना है। बाबर को नहीं रियलाइज करना चाहिए हमारे जो सिलेक्टर हैं, उनको देखना है कि भाई हमने बाबर को बीच में रखना है और बाबर के इर्द गिर्द हमने वो बैट्समैन डालने हैं जो बाबर पे प्रेशर ना आने दे, और बाबर को एक आपने रोल दे देना है जी कि भाई अगर आप जा रहे हो 1 डाउन, अगर आपकी पहले ओवर में बारी आ गई है या 11वें ओवर में बारी आ गई है, हमें आप नेट आउट चाहिए, आप 40 ओवर खेलो, 100 करो, कोई मसला नहीं है। जो उसके साथ लड़का खेल रहा है आप उसको क्लियर मैसेज कर दें, कन्वे कर दें कि भाई मुझे 140 प्लस स्ट्राइक रेट आपका चाहिए जी, ठीक है। और बाबर को ये चाहिए, आप उसको ये मैसेज कन्वे कर दें कि बाबर, अगर आपको समझ आती है कि अगर आप इस बॉल को चौका छिक्का मार सकते हो तो मारो, अदरवाइज आपने हर बॉल पे स्ट्राइक रोटेट करनी। मतलब अगर बाबर का 125, देखिए मैं आपको यही चीज बता रहा हूं ना कि अगर बाबर हर बॉल पे स्ट्राइक रोटेट करेगा ना, तो इस तरह क्या होगा कि वो एक स्ट्राइक रोटेट भी चलती रहेगी, ठीक है, स्कोर बोर्ड भी चलता रहेगा, जो नया बैट्समैन है उस पर भी प्रेशर नहीं होगा और बाबर पे भी प्रेशर नहीं होगा। बाबर जो मेरी नजर में जितनी भी मैं अभी उसकी इनिंग्सें देखता हूं, तो वो क्या होता है, 2 बॉलें डॉट करता है, तीसरी बॉल पे सिंगल करता है या बाउंड्री मारने जाता है, आउट हो जाता है। तो ये चीज उसको बताना, क्योंकि इस टाइम ना उस पे ना थोड़ा सा बैड टाइम आया हुआ ना, तो इसको ये चीज समझ नहीं आ रही। इसको बताना किसने है? हेड कोच ने बताना है, ठीक है।
और जो वहां पे Management लोग तो सारे ही हैं, हाँ जी। है, मैनेजमेंट है, उसको उसका काम है ब्रेक उसको की तरफ उमर बताना। भाई चलते हैं, ब्रेक से वापस आके बाबर पे बात करते हैं और जो टॉप 5 बैटर है उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स। तो हम बात कर रहे हैं पीएसएल के हवाले से, टॉप 5 बैटर के हवाले से बात कर रहे थे। ब्रेक से पहले उमर भाई हमने बाबर की बात की कि बाबर को जो रोल डिफाइन करने की हम बात कर रहे थे कि बाबर भी खुद रियलाइज़ करे कि ओपनर हमारे पास काफ़ी हैं, मेरी जगह मिडल में है, मैंने एंकर का रोल प्ले करना है। और जो मेरा ख्याल है जब रोल की क्लैरिटी आती है ना बैट्समैन के लिहाज से खास तौर पे, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। जिस तरह आपने कहा कि मैनेजमेंट को करना चाहिए, मेरा ख्याल है बाबर का भी उसमें रोल आना चाहिए। देखें जो आप रियलाइज कर रहे हैं वो ये रोल होता है। मैं अब आपको जिंदा मिसाल लेता हूँ। जिंदा मिसाल किसकी है? सबसे बड़ी मिसाल मेरा ख्याल है कि यूनुस खान की है जी, यूनुस भाई की है। जब वो आए थे, किस नंबर पे खेल रहे थे? वो 5वें पे आए, बिल्कुल 5वें 6ठे पे खेल रहे थे, ठीक है। उस वक्त नंबर 3 पे कौन खेल रहा था? उस टाइम इंजमाम भाई थे, सारे इंजी भाई थे, हाँ, यूसुफ भाई थे, ठीक है। आप ये देखें कि जब उनकी जगह खाली हुई, जब यूनुस भाई को इंजी भाई ने नंबर 3 पे खिलाना शुरू कर दिया, तो यूनुस भाई ने कैसे अपनी गेम चेंज की है? नंबर 6 पे आके वो उस एवरेज को मेंटेन रख रहे थे। फिर सडनली वो जब नंबर 3 उनको मिला है, नंबर 3 मिला है, तो वो उन्होंने अपनी टोटली गेम चेंज कर दी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब बाबर को क्या चाहिए कि अगर सिलेक्टर बोलते हैं कि भाई आपने अपनी मर्जी कर ली 5 साल, कोई मसला नहीं, हम आपके साथ हैं और अभी भी हम आपके साथ खड़े हैं। आपने नंबर 4 पे आना है, नंबर 3 पे आना है, हमें आपने ये करके देना है, ठीक है। और आप उसको एक क्लियर मैसेज दे दें कि भाई आपके पास ये 2 सीरीज हैं, ये 3 सीरीज हैं, ये 4 सीरीज हैं, आपने करके देना है। अगर आप नहीं देंगे तो भाई हमारे लिए भी मुश्किल होगा, आपके लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम है, ये किसी की टीम नहीं है। आप परफॉर्म करेंगे तो भाई आप टीम में रहेंगे। आप उसको एक क्लियर मैसेज देके तो देखें, फिर वो जाके अपनी उस तरह की प्रैक्टिस करेगा। सेंटर विकेट पे वो माशाल्लाह प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जिस भी क्लब में वो जाके प्रैक्टिस कर रहा होता है या किसी एकेडमी में जाके प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो उसको इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है कि भाई वो सेंटर विकेट पे प्रैक्टिस करता है। तो वो अपनी प्रैक्टिस उस तरह करे कि भाई अब मैंने नंबर 3 पे खेलना है या मैंने नंबर 4 पे खेलना है, मैंने जाके कैसे अपनी इनिंग्स बिल्ड करनी है जी। तब ही प्लेयर का पता चलेगा और तब ही गेम अवेयरनेस आती है कि भाई अब मेरा रोल टोटली चेंज हो गया है। ये डिपेंड करता है खुद से। बिल्कुल है, उसे जब मिलके ये डिसीजन लेंगे तो बहुत बेहतरी आएगी। अच्छा, तीसरे नंबर पे बात करें जी, फ़खर ज़ुमान है। टीम पाकिस्तान टीम के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, लाहौर कलंदर में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये चलते हैं तो 90% वो मैच जीते हैं। इन्होंने भी 309 रन बनाए हैं जी, हाईएस्ट इनका 76 है, 34 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट इनका 152 है। फ़खर ज़ुमान की परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करते हैं इस पीएसएल में आप? और हमेशा टॉप 5 में तो ये भी रहते हैं। बाबर सरप्राइजिंगली इस दफ़ा नहीं है अभी तक, बट ये देखें कुछ भी अभी देखें कि फ़खर ने उस तरह का परफॉर्म नहीं किया जिस तरह वो बिल्कुल करते, जिस तरह का उनसे हम एज ए फैंस या एज ए प्लेयर हम डिमांड रखते हैं उससे, तो उसने उस तरह का परफॉर्म नहीं किया, तो अभी नंबर 3 पे है वो जी। आप ये देखें कि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। एक उसकी इनिंग्स लगनी है तो उसके आसपास किसी ने नहीं आना, दूसरी इनिंग्स लगेगी तो फिर भी उसके आसपास किसी ने नहीं आना। जैसे ही 2 इनिंग्स उसकी लग गई तो आप ये देखें कि लाहौर कलंदर की भी टीम ऊपर चली जाएगी, ये खुद नंबर 1 पे आ जाएगा। जब ये नंबर 1 पे आएगा तो जाहिर सी बात है हर प्लेयर को होता है कि यार मैं अपने लीग का बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनूं, और मुझे खुशी होती है कि यार अगर पाकिस्तान की लीग है तो पाकिस्तान का ही प्लेयर बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो, पाकिस्तान का ही बॉलर बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट हो, पाकिस्तान का ही प्लेयर जो बेस्ट फील्डर हो, पाकिस्तान में ही ये अवार्ड रहने चाहिए, तब उस चीज़ का मजा आता है और तब ही हमारी क्रिकेट इंप्रूव हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो फ़खर की हम बात कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट बड़ा मैटर करता है, और जो पाकिस्तान टीम में भी बात की जाती है तो यही कहा जाता है कि सिर्फ एक ही इम्पैक्ट प्लेयर है। अब जाके आपने साइम अयूब का भी लोगों ने नाम लेना शुरू किया कि 2 प्लेयर ऐसे हैं जी जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो फ़खर का लाहौर कलंदर के लिए एक तो इम्पोर्टेंस की बात हम कर रहे थे कि इनका जो लास्ट मैच भी बड़ा वाइटल है। अब वो जो ज़ल्मी के साथ मैच है, अगर ये दोनों में से मोस्ट लाइकली जो जीतेगा वो आगे क्वालिफाई करेगा। तो आप ये एक प्लेयर के ऊपर इतना डिपेंडेंट करना, आप भी टीम का पार्ट 15 साल रहे हैं, 10-12 साल रहे हैं, आपके ख्याल में ये टीम के लिए प्रेशर एक्स्ट्रा डालता है या टीम को ज़रा कंफर्टेबल कर देता है कि हमारे पास मैच विनर है? इरफान भाई, पहली बात तो इस पे हमने बहुत ज़्यादा बात कर ली, इस पे बात करना ही मेरी नज़र में फजूल है कि यार एक ही प्लेयर पे आप पूरी टीम डिपेंड कर रही है। आपने और मैंने बहुत बात कर ली इस पे।
भाई अगर आप एक ही प्लेयर पे सारा कुछ डिपेंड कर रहे हो तो भाई आप जितने भी आपके प्लेयर्स हैं आपने उनको इस तरह की कैटेगरी से उठाया हुआ है, तो भाई सारे पैसे फखर को दे दो, फखर की 11 फोटोकॉपियां करवा के फखर को अंदर उतार लो यार, सिंपल सी बात है। तो भाई जो आपका कोचिंग स्टाफ, वैसे इस दफा आया देखे ना, सेकंड प्लेयर। कुछ भी है, आपका जो कोचिंग स्टाफ है, आपके जो मैनेजर हैं भाई, उनको भी तो मैसेज कन्वे करना चाहिए ना प्लेयरों को कि भाई हमने आपको पे किया हुआ है, हम सिर्फ फखर पे थोड़ी खेल रहे हैं, या हम सिकंदर रजा पे थोड़ी खेल रहे हैं, या हम शहनशाह पे थोड़ी खेल रहे हैं। भाई आपने भी करके देना, कोशिश तो करो। कोशिश जब तक आप नहीं करोगे तो भाई हम कैसे विन करेंगे। मुझे पता है उनकी मैनेजमेंट का, वो कुछ भी नहीं कहती, वो सिर्फ ये कहती है कि यार कोशिश की है, हार गए, कोई बात नहीं। हम इंटरव्यूज में भी बार बार ये बात कहते हैं, वो सिर्फ इतनी सी बात करते हैं। हाँ, जब कोई कोशिश नहीं कर रहा होता ना, कोशिश नहीं कर रहा होता, तो वो उनके दिल में बात होती है, सबके बीच में नहीं बोलते, उसको अकेले बुला के उसको खींच देते हैं कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, बस इतनी सी बात करते हैं। वो आगे से अगर प्लेयर कोई बोले ना कि नहीं जी, वो सिर्फ कहते हैं कि जी हमने भी क्रिकेट देख रहे हैं और चला रहे हैं, हमें भी पता है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो कोशिश करें नेक्स्ट मैचों में ये ना हो, बस वो इतनी सी बात करते हैं। तो बार बार ये बात करना कि यार फखर चलेगा तो लाहौर जीतेगी। हम तो स्टैट्स के अकॉर्डिंगली कह रहे हैं कि डिपेंडेंसी इस तरह बहुत ज्यादा है जी। देखिए कुछ भी है ना, फखर नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, फखर को पाकिस्तान टीम में भी ओपन करना चाहिए। ये बीच में जो इसने नंबर 4 पे खेलना शुरू किया था ना, बहुत ज्यादा उनको तब भी उसको बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था अपनी क्रिकेट पे, आप ये देखें। अच्छा जी, चौथे नंबर पे जेम विंस हैं। इन्होंने बड़ी कराची किंग्स के लिए शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं। 8 मैचेस के अंदर इन्होंने 294 रन बनाए हैं, इन्होंने एक सेंचुरी भी की है, और एवरेज इनकी सबसे ज़्यादा 42 की एवरेज इनकी नज़र आ रही है जी। और प्लस चीज़ ये है कि 3 मैन ऑफ द मैच भी हैं। मेरी नज़र में वो ज़्यादा मायने रखती है चीज़ कि अगर आपकी परफॉर्मेंस से जो बात हम कर रहे हैं, टीम जीतती है तो वो बहुत ज़बरदस्त है। तो जेम विंस का रोल जो है टीम में बड़ा वाइटल, और नंबर 3 पे आके खेल रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? आप ये देखें ना कि 3 मैन ऑफ द मैच बने हैं, वो तीनों मैच विन किए इन्होंने जी, ठीक है। और जिस तरह के ये प्लेयर हैं और जिस तरह का ये इम्पैक्ट छोड़ते हैं, ये नहीं कि ये हिटिंग शुरू कर देते हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, अपनी टाइमिंग के साथ खेलते हैं। जिस तरह का मैंने आपको बताया ना कि जब ये टेस्ट मैच में आए थे तब इनकी गेम टोटली डिफरेंट थी, वनडे इन्होंने खेले तब इनकी टोटली गेम डिफरेंट थी, T20 तब टोटली डिफरेंट है। अब ये लीगें खेलते हैं, इन्होंने टोटली अपनी गेम चेंज कर दी हुई है। इन्होंने गेम ये नहीं चेंज की कि भाई इन्होंने हिटिंग शुरू कर दी है, रखी इन्होंने वही है, अपना इम्पैक्ट वही रखा है। सिर्फ क्या है कि इन्होंने टाइमिंग और गैप ढूंढने शुरू कर दिए हैं, और उसमें ही इतना पावरफुल शॉट जाता है, टाइमिंग होती है कि किसी फील्डर को हिलने का मौका भी नहीं मिलता। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार बैट्समैन प्रॉपर है, जैसी मर्जी क्रिकेट है, वो मजे करके शॉट्स मार रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और इनसे खास तौर पे जब टीम का जीतना शुरू हुई है तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस ऊपर होता है। लास्ट जी बात करते हैं अब्दुल्ला शफीक की, लाहौर के अंदर के एक और प्लेयर, शुरू में बड़ा ज़बरदस्त नज़र आए हमें खेलते हुए, अभी लास्ट कुछ इनकी इनिंग्स अच्छी नहीं गई, बट स्टिल टॉप 5 में है। 254 इनका टोटल रन है, 31 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया है इन्होंने, 147 पे है। इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से आपकी क्या राय है जी? देखिए मेरी राय यही है कि जब ये पहला मैच खेला था ना फर्स्ट क्लास का, तो यकीन माने उस वक़्त हमारे कोच थे इजाज़ भाई, इजाज़ अहमद जूनियर। तो ये स्टेट बैंक में ये पहला मैच खेला था और इसने 200 किया था। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और एक मैच खेलने के बाद अल्लाह ताला ने इसकी सुनी और ये पाकिस्तान टीम में एक मैच के बाद बिल्कुल ठीक है। और इसने वहाँ पे जैसा परफॉर्म किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस वक़्त समझ लें कि मेरा हैमस्ट्रिंग हुआ था, तो ये आई गेस अहमद की जगह ये खेला था जी। अहमद की जगह मैं और अहमद बाहर सेलेक्ट हुए थे ये, ठीक है। मैं और अहमद बाहर थे क्योंकि मेरा हैमस्ट्रिंग हुआ था, तो अहमद ने कहा था कि मुझे रेस्ट चाहिए, तो इजाज़ भाई ने रेस्ट दे दिया था। तो उस वक़्त मैं और इजाज़ भाई बैठे हुए थे, तो इजाज़ भाई ने जब इसकी इनिंग्स देखी, मैं और इजाज़ भाई इकट्ठे बैठ के इसकी इनिंग्स देख रहे थे, तो मैंने इजाज़ भाई को बोला था कि यार ये बड़ा मज़े का प्लेयर आया, कि मज़ा आया इसको देखने का। तो इजाज़ भाई ने बोला कि मेरी नज़र में ये इधर की प्रोडक्ट नहीं है, इसको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए और पाकिस्तान टीम में ये बहुत परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा यार इजाज़ भाई एक मैच के बाद समझ नहीं आई, आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि यार अगर मेरे पे कोई यकीन करे ना तो मैं इसको बोलूँगा कि भाई इसको ले जाओ यहाँ से, ये यहाँ की क्रिकेट का प्लेयर नहीं है।
क्योंकि कुछ कोचेज ऐसे होते हैं कि आंख ही बहुत होती है। जी, सबका मानना था जितना ठीक है, टैलेंट था और इसमें। ये इजाज भाई को क्रेडिट जाता है कि आई गेस कि उन्होंने ही सपोर्ट किया होगा इसको, और इजाज भाई जिस भी टीम के साथ होते हैं वो पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं। ठीक और है, ये तो कहा जा रहा था कि जी और बाबर के उसके बाद बाद सबसे टेक्निकल साउंड प्लेयर। उसके बाद इसने पलट के नहीं देखा, हाँ ठीक है थोड़ा सा इस पे मुश्किल आई है, मुश्किल टाइम आई है, वापस आया, फिर आई गेस इसने फर्स्ट क्लास खेली है कि नहीं खेली, फिर ये वापस टीम में आ गया कि भाई 3 मैच हुए हैं तो उसके बाद फिर ये टीम में आ गया। अनफॉर्चुनेट रहा कि 3-0 कंसेक्टिव। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी, ब्रेक से वापस आके टॉप 5 बॉलर के हवाले से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, आप देख रहे हैं PSL स्पेशल ट्रांसमिशन। अमर भाई, बैटर की तो हमने बात की डिटेल में, अब बॉलर्स की भी तरफ बढ़ते हैं। अब्बास अफरीदी जी 15 विकेटों के साथ टॉप में हैं और जेसन होल्डर भी सेकंड नंबर पे इनके साथ सेम पोजीशन पे हैं। दोनों ने 8-8 मैच खेले हैं, 15-15 विकेटें हैं। कैसे आप सम अप करेंगे दोनों की परफॉर्मेंस को? पहले अब्बास अफरीदी की बात कर लें तो बड़ा टैलेंटेड लड़का, हमने देखा कि बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है, बट अभी वो ग्लिम्पसेस नज़र नहीं आए। बॉलिंग में वैरायटी ज़्यादा नज़र आ रही है, वेरिएशन हर तरह की है। स्लो वन बाउंसर भी करता है, स्लो वन भी करता है, जो हम बात करते हैं जब निप करना बॉल को आगे भी करना वो भी कर लेता। तो आप किस तरह देखते हैं जब बाकी सारे स्ट्रगल कर रहे हैं? देखें, मैं आपको अब्बास की एक बात बताऊं, जब हम HPL हमने जब चैंपियन हुए थे ना हम लोग 1 डे और 4 डे, उस वक्त इसका फर्स्ट सीज़न था HPL की तरफ से। और अच्छा, समझ लें कि कैंप के दौरान ना मुझे गुली भाई, उमर गुल भाई मुझे ये बता रहे थे भी है। तो वो उन्होंने बोला कि यार मेरा कज़न है, मेरा भतीजा है, वो बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग करता है, उमर देखना ये तुम भूल जाओगे सबको, ये जिस तरह का बॉलर है, जिस तरह की रिवर्स स्विंग करता है, जिस तरह की वेरिएशन करता है, मैं उमर तुम्हें बता नहीं सकता। तो मैंने कहा गुली भाई फिर उसको ज़रा मैदान में लेके तो आए, ज़रा हम भी चेक करें उसको, कि आप इतनी तारीफ़ कर रहे हैं माशाल्लाह, अगर आप बोल रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसा आप कह सकते हैं कि करंट होगा कि आप बोल रहे हैं, ये नहीं आप बोल रहे कि आपका वो कज़न है तो आप इसलिए बोल रहे हैं। तो जब मैंने उसको नेट में खेला ना, जब हमारा HPL का कैंप लगा था, तो उस वक्त मैं वापस आया था, तो मैंने गुली भाई को बोला था कि भाई गुली भाई वाकई, तो गुली भाई ने बोला था कि ये एक टाइम आएगा कि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। और यकीन माने कि जब हमारा कैंप भी लगता था ना जी HPL का या ड्यूरिंग मैच, गुल्ली भाई अपनी बॉलिंग तो करते ही करते थे, क्योंकि वो मैच खेल रहे होते थे, 1 डे के वो कप्तान होते थे, 4 डे के इमरान भाई कप्तान होते थे। तो यकीन माने कि गुल्ली भाई ने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। वो कैसे की है, जैसे आप ये समझ लें कि कामी भाई ने मेरे पे और अदनान पे जैसे मेहनत की है, शायद अदनान भी इतनी ना की हो जितनी कामी भाई ने मेरे पे की है, इसी तरह गुल्ली भाई ने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बिल्कुल। और अभी भी अगर ये फ्री होता है तो गुल्ली भाई इसको बुला लेते हैं, क्योंकि ये साथ साथ रहें, गुल्ली भाई इस पे काम करते हैं और गुल्ली भाई बताते हैं कि भाई रिवर्स स्विंग कैसे होता है, या यॉर्कर कैसे करना है, स्लो वन कैसे करना है। तो ये दिल लगा के उस पे काम करता है और फायदा होता है इसको, और उसका फायदा इसको होता है। तो उसके बाद जब ये टीम में आता है या किसी लीग में जाता है तो उस टीम को ये फायदा देता है। बिल्कुल। और ये मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर पाकिस्तानी हर लेजेंड जो है एक एक प्लेयर भी दे दे तो 20-25 प्लेयर तो वैसे ही आपके तैयार हो जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है। अच्छा, जेसन होल्डर इंटरनेशनल कैरियर में तो अब इनको खास नजर नहीं आते, बट बॉलिंग में जो परफॉर्मेंसेस दे छोड़ी हैं, अपने एक्सपीरियंस से किया, इन्होंने भी 15 विकेटें ली। इनके वाले से क्विकली कुछ कहना चाहें आप? देखें, ये चाहे डेड विकेट हो जी, चाहे बाउंसी विकेट हो, होल्डर की हाइट इतनी है कि वो अपनी बॉलिंग से जो उसकी, वो कहते हैं ना कि क्रिकेट की लैंग्वेज में या टीजिंग इसकी लेंथ है जी, उस पे इसको खेलना बहुत मुश्किल है। हाँ, इसको जब आसान होता है ना, क्योंकि मैं भी इसके अगेंस्ट बहुत खेला हूँ, जो भी हो ना, तो अगर आप इसको चल के खेलें ना तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। ठीक है, जब देखेंगे इसको थोड़ी सी स्पोर्टिंग विकेट मिली है तो ये इसने किसी को नहीं खेलने दिया। ठीक है, जब थोड़ा सा बैटिंग ट्रैक आया तो इसने अपनी लेंथ चेंज की है तो इसको मार पड़ना शुरू हो गई है। ऐसा ही है। तो प्लेयर पे डिपेंड करता है कि यार अगर इसकी हाइट ऐसी है तो ये टीजिंग लेंथ इसकी स्टार्टिंग हो गई है मेरे पे 2-3 बॉलों पे, ये नहीं छोड़ रही लेंथ, तो आप उसको थोड़ा सा चल के खेलते हैं। जब आप चल के खेलते हैं ना तो आपके पैडों पे भी लगता है ना तो अंपायर नेट आउट देता है। अगर थोड़ा सा वो दूर करता है तो आप उसको लेफ्ट भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा वाइड करता है तो आप उसको कट भी मार सकते हैं, थोड़ा सा पीछे करता है, क्योंकि इस तरह के जो बॉलर्स होते हैं ना वो अपने आप को ना समझते हैं कि यार ये मुझे चल के क्यों खेल रहा है। उनको गुस्सा आता है, वो अपने आप की ना थोड़ी सी इंसल्ट फील करते हैं तो वो पीछे मारने शुरू कर देते हैं। जब वो पीछे मारनी शुरू करते हैं
तो तब आपको रन आते हैं। बिल्कुल ऐसे यार, टेक्निकली ये बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। एक ही स्पिनर है जी टॉप 5 में अगर बात करें तो ब्रार है जी तीसरे नंबर पे। 9 मैचेस में उनकी 14 विकेटें हैं और 42 पे 4 इनका बेस्ट है। ज़बरदस्त इनकी इस दफ़ा इकॉनमी भी चल रही है। कैसे देखते हैं, एक ही स्पिनर आया और पाकिस्तान में शायद कंजेक्टिव रेगुलर यही खेल रहे हैं और इन्होंने प्रूव भी किया कि इम्प्रूव किया अपनी बॉलिंग स्किल्स को भी काफ़ी। देखिए नो डाउट कि अभी हमारे टॉप 2 में फास्ट बॉलर तो हैं, लेकिन जिस तरह का इसको कंसीडर किया जाता है बॉलर, और जब से ये टीम में आए उसके बाद इन्होंने बाहर नहीं हुए ये जी। मेरा ख्याल है कि जिस तरह की विकेटें थी, अगर ये पहले नंबर पे आते ना तो मुझे ज्यादा खुशी होती। अभी नो डाउट अभी मैचेस पड़े हैं, हाँ जी, मैचेस पड़े में कि अगर ये पहले नंबर पे आएंगे ना तो मुझे ज्यादा खुशी होगी कि यार हमारी होम कंडीशन में मैच है, आगे बैटिंग ट्रैक है, तो भाई स्पिनर ही बचाएगा। और ये है कि जैसा लास्ट सीजन में हमने देखा सामा मीर हाईएस्ट विकेट टेकर थे, तो अब अबरार आते तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। बिल्कुल। 2 बॉलर रह गए जी, उनकी बात करते हैं। हसन अली की ज़रूर करना चाहेंगे, आउटस्टैंडिंग इनका कमबैक हुआ है। चाहे लीग क्रिकेट था बट एक एनर्जी नज़र आई, पेस नज़र आया। जो पुराना हसन अली था हर एक का मानना है कि वो हमें नज़र आ गया। आपके क्या कहना है? 14 विकेटें हैं उनकी भी जी इस PSL। देखिए मैं तो इतनी सी बात करूँगा कि माशाल्लाह जिस तरह का इसका रिदम है, अल्लाह पाक इसको नजर बद से बचाए। ये दोबारा टीम में आएगा तो इंशाल्लाह ये पलट के वापस भी नहीं जाएगा, ये टीम में ही रहेगा। और ये समझ लें कि एक दफ़ा फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबको मुसीबत डालेगा ये। और ये जो नज़र आ रहा है जिस तरह का इसने हार्ड वर्क किया है मैं आपको बता नहीं सकता, इसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। और ये सिर्फ और सिर्फ जैसे वो होता है ना कि यार इसको साथ लेके चलें, अगर 1-2 मैच ख़राब हो, 1-2 सीरीज़ ख़राब हो ना, तो इसको उठा के साइड पे ना करें, इसको साथ लेके चलें, ये आपका मैच विनर है। और मैच विनर प्रूव भी मल्टीपल टाइम किया। और अभी जो खास तौर पे इनकी ज़रूरत इसलिए बनती है जब शहीन और हारिस से अच्छा नहीं हो रहा, नसीम शाह से भी शाम हो उस तरह अच्छा नहीं परफॉर्म हो रहा, तो इनकी जगह बनती है जी। लास्ट नंबर पे जी है फ़हीम अशरफ। इन्होंने भी 9 मैच खेले हैं और इन्होंने ऑलमोस्ट 232 रन दिए, 13 विकेटें ली हैं जी। इनकी बेस्ट जो है फाइफर जी 33 पे 5। 2 मैचेस के अंदर तो ये 4-4 भी शायद ले चुके हैं। वो भी शायद अगर इनको पूरे एक मैच में, आपको याद होगा इन्होंने 3 ओवर किए थे, 4 आउट कर लिए थे और आपने कहा था कि इनको शायद 1 ओवर और देना चाहिए था, ये 5 लेते। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, खास तौर पे जो लाहौर लेग में तो इन्होंने कमाल कर दिया जो कंडीशन को यूज़ किया इन्होंने। देखिए ये तो समझ लें कि बहुत ही खुशी की बात है, एज ए ऑलराउंडर ये आए हैं सामने, बॉलिंग में भी आए हैं, बैटिंग में भी हैं। लेकिन इनकी एक बड़ी अच्छी चीज़ है और मैं क्रेडिट देता हूँ फ़हीम को भी और इनके दोस्तों को भी, उनको भी बहुत ज़्यादा शौक़ है क्रिकेट खेलने का। आप यकीन माने कि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब फ़हीम टीम से बाहर होता था या कोई नहीं खिलाता था ना, या इसकी फॉर्म बुरी होती थी, तो इसका एक दोस्त है, मेरे जहन से नाम निकल गया, ये क्या करता था कि चल आजा भाई प्रैक्टिस। इसने अपने उधर घर के पास ही इसके ग्राउंड बनी हुई है, उधर इसने बनाई होती है, अपनी विकेट बनाई होती है। तो यकीन माने उसको पैड पहना के, हेलमेट शेलमेट पहना के ना, उसको जब बॉलिंग कर रहा होता था ना, तो ये पता चलता था कि हाँ यार फ़हीम कुछ करना चाह रहा है। आप यकीन माने कि फ़हीम ऐसे समझ लें कि फ़हीम वो जैसे पुलिस वाले मुलजिम को नहीं मारते, फ़हीम इस तरह की बॉलिंग करता था कि उसको बॉले मारता था और बाद में पूछता था कि भाई आप ठीक हो, तो आगे से कहता था ठीक है चोई साहब, जिसका मर्जी आप बदला ले लें, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है जी उमर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह कल इस पर और डिस्कशन करते हैं। आज के एपिसोड में हमने टॉप 5 बैटर और बॉलर की बात की, उनको प्रॉपर एनालाइज करने की कोशिश की और उमर भाई ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। उमर भाई इंशाल्लाह कल दोबारा मिलते हैं जी। आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।